बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का डीसी मशीन ET 213 का लेक्चर जो है वो पावर स्टेजेस के हवाले से है। और पावर स्टेजेस हमारी जो है वो डीसी जनरेटर की पावर स्टेजेस के ऊपर हम बात करेंगे। डीसी जनरेटर की पावर स्टेजेस की अगर हम बात करें तो हमारी डीसी जनरेटर की पावर स्टेजेस जो है वो 3 स्टेजों के ऊपर बेस्ड करती हैं। यानी एक डीसी जनरेटर जो है अपनी पावर को पैदा करने के 3 मराहल से गुजरता है। ठीक है, उन 3 मराहल के ऊपर अगर हम बात करें तो उन 3 मराहल में से सबसे पहला जो स्टेज आती है वो आती है मैकेनिकल पावर की। यानी हम किसी भी जनरेटर को कोई भी एक मैकेनिकल इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करने के बाद हम उससे इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। अब मैकेनिकल इनपुट से मुराद ये है कि आप उसे मैनुअली भी जो है, मैनुअली से मुराद क्या है कि आप अपने हाथ से जो है उसके आर्मेचर को रोटेट करवा सकते हो, या फिर आप कोई भी दूसरा सोर्स जो है जैसे कि आप उसके साथ पुली लगा देते हो या कोई भी किसी किस्म का जो है वो जॉब इस्तेमाल कर लेते हो जिससे आप उसके आर्मेचर को जो है वो रोटेट करवा लेते हो, घुमाने के ऊपर मजबूर कर लेते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसकी मैकेनिकल इनपुट जो है उसे प्रोवाइड करते हैं। जब मैकेनिकल इनपुट उसे प्रोवाइड कर दी जाती है तो मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि आर्मेचर के अंदर रोटेशन होना शुरू होती है। जब रोटेशन होना शुरू होती है तो उसकी बदौलत क्या होती है कि उसके अंदर लॉसेज वाक़या होते हैं। कौन से? आयरन और फ्रिक्शन के लॉसेज। अब इन आयरन और फ्रिक्शन के लॉसेज के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से लॉसेज होते हैं कि जब आपका आर्मेचर घूमता है तो उसके घूमने से जो उसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से पैदा होने वाले लॉसेज हैं वो वाले लॉसेज हमारे आयरन और फ्रिक्शन के लॉसेज कहलाते हैं। अब आयरन लॉसेज की अगर हम बात करते हैं तो जब हम उसे सप्लाई प्रोवाइड करनी शुरू करते हैं तो उसके अंदर एक लॉस जो है वो परमानेंटली 24 आवर्स जो है, चाहे हम उससे आउटपुट हासिल करें या ना करें, उसको जब इनपुट प्रोवाइड करनी शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर ये वाले लॉसेज जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें हम आयरन लॉसेज के मद में जानते हैं। ठीक है, जब आयरन लॉसेज वगैरह हो जाते हैं तो आयरन लॉसेज के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। जब इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन शुरू होती है तो वो किस सूरत में हो रही होती है? वो EMF की सूरत में हो रही होती है। कि जनाब जब आप इसका हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ पढ़ा था कि जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर EMF जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। वही अमल यहाँ पे होता है कि जब कोई कंडक्टर जो है यानी कि हमारा जो आर्मेचर है वो किसी मकनातीसी फील्ड को जो है हम जो इसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको कता करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर क्या हो रही होती है? EMF डेवलप होना या EMF जनरेट होना शुरू हो जाती है। EMF की जनरेशन जो है उसको अगर हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि EMF किस में होती है? वोल्टेज के अंदर जानी जाती है, ये वोल्टेज में मिल रही होती है। तो उस EMF को जब हम करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास पावर यानी कि वाट्स की सूरत में टोटल पावर जो जनरेट हुई होती है वो हासिल होना शुरू हो जाती है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो जाती है तो इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन के बाद उसकी फील्ड वाइंडिंग्स के अंदर या उसकी वाइंडिंग के अंदर जितनी भी वाइंडिंग्स हैं, चाहे वो सीरीज की है, चाहे वो शंट की है, चाहे वो आर्मेचर की है जनाब, उन सब के अंदर जो है कॉपर के लॉसेस वाक़या होना शुरू हो जाते हैं। यानी जितनी किस्म की वाइंडिंग्स होंगी उतने ही किस्म के लॉसेस जो हैं वो वाक़या हो रहे होते हैं। अच्छा, ये जो कॉपर लॉसेस हैं ये वेरिएट करते रहते हैं। ठीक है, हर पावर के लिहाज से या हर वाइंडिंग के लिहाज से इनकी जो जनरेशन की वैल्यू है ये वेरिएट करती रहती है। मुख्तलिफ लोड्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ के ऊपर ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ के अंदर आपको अवेलेबल होते हैं कॉपर लॉसेज। ठीक है, जब कॉपर लॉसेज भी वाक़या हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास फिर हमें इलेक्ट्रिकल पावर, जो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर है वो हमें आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाती है और उस इलेक्ट्रिकल पावर को हम आगे हमारे लोड को मुंतकिल कर देते हैं या हमें जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम उसे पहुँचा देते हैं। ये थी इसकी 3 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज के अंदर आपके पास आ जाता है कि सबसे पहली स्टेज कौन सी है कि आपने उसे मैकेनिकल पावर देनी, वो ब्रेक हॉर्स पावर की सूरत में होती है। और जब हम उसे ब्रेक हॉर्स पावर यानी BHP से
हम उसे इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर लेके आते हैं या उसे वाट के अंदर लेके आते हैं, तो हम उसको 746 से यानी 746 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वो आपके वैल्यू जो है वो वाट्स के अंदर अवेलेबल होना शुरू हो जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर आपको जो है इसकी मदद से आसानी जो है वो मिलती है। फिर उसके बाद हमारे पास मैंने बताया था कि आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज जो है वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं। जब आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। जब इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन होती है तो किस में हो रही होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होती है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है उसके अंदर। तो जनाब उसको जब हम करंट से मल्टीप्लाई करते हैं यानी IA से, आर्मेचर के करंट से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास वाट्स की सूरत में बी स्टेज यानी इलेक्ट्रिकल ईएमएफ जनरेटेड हालत में मिलना शुरू हो जाती है। जब ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाती है तो उसके अंदर जितनी वाइंडिंग्स हैं, जितनी भी फील्ड वाइंडिंग्स लगी हैं, चाहे वो दो हैं यानी कि एक सीरीज जनरेटर है तो दो होंगी, एक आर्मेचर की और एक सीरीज फील्ड की। अगर शंट जनरेटर है तब भी दो ही होंगी, एक आर्मेचर की और दूसरी शंट फील्ड की। अगर एक कंपाउंड जनरेटर है तब तीन होंगी, एक आर्मेचर की होगी, एक सीरीज फील्ड की होगी और एक शंट फील्ड की जो है इसके अंदर मौजूद होगी। तीन किस्म की वाइंडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे एंड के ऊपर उसकी तीसरी स्टेज यानी C स्टेज वो हमारे पास अवेलेबल होना शुरू होती है। उसमें क्या होता है, उसके अंदर जनाब उसकी EMF जो जनरेटेड है वो हमें आउटपुट के ऊपर हमारे पास हासिल होना शुरू हो जाती है और वो हम अपनी वोल्टेज मुख्तलिफ सर्किट्स को या फिर हमारी जो पावर सप्लाई हमें हासिल हो रही है उसे मुख्तलिफ सर्किट तक डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, यानी लोड को वो सप्लाई हम देना या मुहैया करना या फ्राहम करनी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास A स्टेज है, ये B स्टेज है और ये C स्टेज आ जाती है। A स्टेज के ऊपर अगर मैं इसमें से इन स्टेजेस के थ्रू अगर मैं इसमें से इसकी आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस की मिकदार मालूम करनी चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास A और B स्टेज अवेलेबल हैं और मैं फ्रिक्शन लॉसेस जो उनके दरमियान में वकूफ़ पज़ीर होने की कितनी वैल्यू है फ्रिक्शन लॉसेस की इस सर्किट के अंदर किसी भी एक जो है हमारे पास जनरेटर उसके अंदर, तो वो मैं किस फार्मूले से मालूम कर सकता हूँ, वो A माइनस B स्टेज यानी A स्टेज में से अगर B स्टेज को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस यानी WI की वैल्यू जो है वो अवेलेबल या उसकी मिकदार जो है या उसकी जितनी वैल्यू है वो मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर मैंने जनाब ये कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं थ्रू पावर स्टेजेस, ये पावर स्टेजेस के थ्रू की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे पास दूसरे फार्मूले भी हैं जिनसे हम ऑलरेडी सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉर्ट आउट कर चुके हैं, लेकिन ये पावर स्टेजेस के थ्रू भी हम अगर मालूम करनी चाहें तो हम इस फार्मूले से भी हम इसके कॉपर लॉसेस की मिकदार मालूम कर सकते हैं। अब अगर कॉपर लॉस मालूम करने चाहूँ तो वो 20 माइनस C स्टेज कर दूंगा, यानी B में से अगर मैं C को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कॉपर लॉसेस की मिकदार जो है वो मालूम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर से दोबारा बता देता हूँ कि अगर मैं फ्रिक्शन लॉसेस मालूम करना चाहता हूँ तो A में से B स्टेज माइनस कर दूंगा, अगर मैं कॉपर लॉस मालूम करने चाह रहा हूँ तो मैं B में से C स्टेज को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास कॉपर लॉसेस और इसी तरतीब से मेरे पास आयरन लॉसेस की मिकदार जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कि अगर मैं टोटल इनपुट जो है ये वाली जो टोटल इनपुट है ये मालूम करने चाहता हूँ तो टोटल इनपुट किसके बराबर आएगी, वो आएगी मेरे पास टोटल जितनी आउटपुट है, ठीक है, प्लस उसमें होने वाले जितने लॉसेस की मिकदार है। जितने लॉसेस होंगे प्लस जितनी आउटपुट मेरे पास अवेलेबल होगी उन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं, जमा कर लूं, तो मेरे पास हासिल हो जाएगी मेरी टोटल इनपुट की पावर। और अगर उसी में से मैं आउटपुट निकालना चाहूँ और कभी ऐसा होता है कि वो आपको बता देता है कि आपके पास 20 किलोवाट का या 25 किलोवाट का या 30 किलोवाट का जितने भी आपके पास जो है वो वैल्यू का या रेटिंग का बता देता है, आपके पास जनरेटर अवेलेबल है तो आप जनाब उससे बड़े ही आसानी के साथ इस न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी इनपुट माइनस लॉसेस के अंदर, ठीक हो गया। अब लॉसेस कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इस पूरे सर्किट के अंदर दो टाइप्स के लॉसेस होंगे, एक आयरन और फ्रिक्शन वाले और एक कॉपर लॉसेस जो होंगे।
आयरन और फ्रिक्शन की वैल्यू वो आपको कभी कभार दे देता है, नहीं भी देता है तो आप थ्रू पावर स्टेज भी निकाल सकते हो, और इनपुट और आउटपुट वाले फार्मूला से भी ये वैल्यू हम लोग जो है वो मालूम कर सकते हैं। वो कैसे होगी कि जनाब अगर यहाँ पर मेरे पास है ना इनपुट माइनस कौन कौन से लॉसेस हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। अब कॉपर लॉस की वैल्यू जो है वो अगर वो मेरे पास अवेलेबल होती है, नहीं भी होती है, तो मैं कॉपर लॉस जो है वो इन फार्मूलों से मालूम कर सकता हूँ। कॉपर लॉस के लिए क्या क्या फार्मूले आ जाते हैं जनाब, कॉपर लॉस कितनी टाइप्स का होगा, अगर 3 वाइंडिंग्स हैं जैसे मैंने पहले बताया तो 3 टाइप्स का होगा, अगर 2 वाइंडिंग्स हैं फील्ड वाइंडिंग तो 2 टाइप्स का होगा। मैंने तीनों टाइप्स का लिख दिया है कि आर्मेचर का, सीरीज का और शंट का। आर्मेचर कॉपर लॉसेस अगर मैं मालूम करने चाहता हूँ तो हमें पता है कि जनाब पावर का फार्मूला होता है IA² ठीक है। उसी फार्मूले को हम इसके लॉसेस मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। आर्मेचर का होगा तो करंट भी आर्मेचर का और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी जो है वो भी आर्मेचर की, इन दोनों का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो उनका हासिल ज़रूर जो होगा वो मेरे पास आर्मेचर के कॉपर लॉसेज होंगे। इसी तरह अगर सीरीज फील्ड के लिए होगा तो सीरीज फील्ड का करंट और सीरीज फील्ड की रेजिस्टेंस जो होगी उनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो जनाब वो हमारे पास सीरीज फील्ड के कॉपर लॉस जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हमारा शंट फील्ड का भी आ जाता है। अच्छा, जब ये लॉसेज हम मालूम कर लेते हैं इनसे तो इसी तरीके से हम यहाँ पर फिर आउटपुट की वैल्यू भी जो है वो बड़ी ही आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करनी तो हमारे पास ये फार्मूला है इसका, यानी कि V इंटू आई, टोटल वोल्टेज टर्मिनल के हो सकते हैं, लोड के हो सकते हैं। अगर आगे फीडर नहीं लगा हुआ, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज के या टर्मिनल पॉइंट के आगे अगर फीडर नहीं लगा तो टर्मिनल वोल्टेज ही आपके यहाँ पे लगेंगे, और अगर टर्मिनल के आगे फीडर लगा हुआ है तो यहाँ पर लोड के यानी कि VL जो होंगे मल्टीप्लाइड बाय IL होगा, ठीक है जी। फिर आगे आ जाती है उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कि किसी भी सर्किट के अंदर उस सर्किट की आउटपुट और उस सर्किट की इनपुट के दरमियान में निस्बत को या उन दोनों के दरमियान में जो रेशो आती है, द रेशो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करूंगा, जैसे नाम से जा रहा है कि ये मैकेनिकल के हवाले से होगी। मैकेनिकल एफिशिएंसी किन दो चीज़ों के दरमियान में होगी, मैकेनिकल की आउटपुट और मैकेनिकल की ही इनपुट के दरमियान में जो निस्बत हमारे पास होगी वो हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। मैकेनिकल आउटपुट हमारे पास कौन सी आ रही है, मैकेनिकल एफिशिएंसी के ऊपर बात करें तो मैकेनिकल के लिए कौन सी दो चीज़ें हैं, सबसे पहली स्टेज और उसके बाद दूसरी स्टेज, यही दो आती है मैकेनिकल के अंदर। तो मैकेनिकल की आउटपुट क्या है कि जनाब जब हमने इसको घुमाया, आर्मेचर की रोटेशन हुई, उसके बाद क्या पैदा हुई, उसके बाद ईएमएफ जनरेट होना शुरू हुई। तो ये जो बी स्टेज है ये उसकी मैकेनिकल की जो है आउटपुट होगी, और ये जो